अज्यूम करते हैं कि हस्बैंड और वाइफ का कॉन्वर्सेशन चल रहा है। हस्बैंड कहता है मुझे प्यास लग रही है, मुझे थोड़ा पानी देना। इंग्लिश में वो कह सकता है आई एम फीलिंग थर्स्टी, गिव मी सम वाटर। देखिए जो फर्स्ट सेंटेंस है आई एम फीलिंग थर्स्टी, थर्स्टी मतलब क्या होता है, प्यास। और फीलिंग थर्स्टी मतलब प्यास का लगना, प्यास महसूस होना। अब ये जो सेंटेंस है ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, मतलब वर्तमान में प्यास लगी है और लगती जा रही है, अभी भी लगी हुई है। सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मतलब ऑन गोइंग एक्शन को बताता है। सेकेंड सेंटेंस जो है गिव मी सम वाटर, मतलब मुझे थोड़ा पानी दे दो। ये कमांड है, इंस्ट्रक्शन है, जो इम्पेरेटिव फॉर्म कहलाता है सेंटेंस का। सो आई एम फीलिंग थर्स्टी, गिव मी सम वाटर। नेक्स्ट देखिए, मुझे विश्वास नहीं होता, ये आदमी कुछ भी नहीं करना चाहता, वाइफ कहती है। तो इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, आई जस्ट कैनॉट बिलीव दिस। आई मतलब सब्जेक्ट हो गया मैं, जस्ट कैनॉट बिलीव दिस। कैनॉट मतलब नहीं कर सकती। क्या नहीं कर सकती, कैनॉट बिलीव यानी विश्वास नहीं कर सकती। जस्ट हमने कैनॉट के पहले लगाया, मतलब मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। ही वाला सेंस है, एम्फेसिस लगाया है। दिस मतलब ये, आई जस्ट कैनॉट बिलीव दिस। नेक्स्ट, दिस मैन जस्ट डजंट वांट टू डू एनीथिंग। अगेन जस्ट का यूज है। दिस मैन मतलब सब्जेक्ट, ये आदमी, जस्ट डजंट वांट टू डू मतलब करना नहीं चाहता है। प्रेजेंट का हुआ ना डज नॉट, नेगेटिव फॉर्म प्रेजेंट टेंस में, डज नॉट वांट टू मतलब नहीं करना चाहता है। क्या, टू डू यानी करना, एनीथिंग यानी कुछ भी। सो दिस मैन जस्ट डजंट वांट टू डू एनीथिंग। अब वाइफ कहती है मुझे मदद करने के बजाय तुम टीवी देख रहे हो और एक के बाद एक आदेश दे रहे हो। इंग्लिश में वो कह सकती है इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग मी यू आर वॉचिंग टीवी एंड ऑर्डरिंग वन थिंग आफ्टर अनदर। देखिए अब इंस्टेड ऑफ का यूज पहले मैं आपको समझाती हूँ, उसके बाद सेंटेंस समझेंगे। इंस्टेड ऑफ जो है, या तो ये नाउन इसके बाद आता है, या फिर कोई वर्ब आएगी जिसके साथ आईएनजी आएगा, जो इस सेंटेंस में हुआ है। हमने क्या लिखा है, हेल्प यहाँ वर्ब है, उसके साथ आईएनजी लगाया है, इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग मी। ठीक है, अब नाउन लग सकती है या फिर वर्ब के साथ आईएनजी। जैसे मान लीजिए इंस्टेड ऑफ पिज्जा लेट्स हैव पास्ता फॉर डिनर। यहाँ पर पिज्जा क्या है, नाउन है। इंस्टेड ऑफ पिज्जा हमने यहाँ पर वर्ब के साथ आईएनजी नहीं लगाया। ठीक है, नाउन आ गया। इंस्टेड ऑफ द रेड शर्ट, यहाँ पर भी नाउन आया। अब देखिए वर्ब के साथ आईएनजी जो इस स्ट्रक्चर में हुआ है, वैसे हम कैसे कह सकते हैं, इंस्टेड ऑफ वॉचिंग टीवी आई डिसाइडेड टू गो फॉर अ वॉक। तो याद रखिएगा इंस्टेड ऑफ के साथ वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म या फिर सिंपली नाउन आ सकती है। सो इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग मी मतलब मुझे मदद करने के बजाय, यू आर वॉचिंग टीवी तुम टीवी देख रहे हो, एंड ऑर्डरिंग वन थिंग और ऑर्डर कर रहे हो, कैसे, वन थिंग आफ्टर अनदर, एक के बाद एक। वन थिंग यानी एक, आफ्टर यानी उसके बाद, अनदर यानी एक के बाद एक। नेक्स्ट देखिए, अब हस्बैंड क्या कहते हैं, तुम घर की सफाई मुझसे बहुत अच्छे से करती हो, क्योंकि उनको काम नहीं करना तो कह रहे हैं वो, तुम घर की सफाई मुझसे बहुत अच्छे से करती हो। तो इंग्लिश में हम क्या कह सकते हैं, यू क्लीन द हाउस बेटर देन आई डू। देखिए यहाँ पर बेटर देन आई तक ही आप बोल सकते हैं, डू को बोलना ना बोलना आपके ऊपर है। वो मतलब समझने वाली बात है कि उसका मीनिंग वही निकलेगा। आप बेटर देन आई तक रुक सकते हैं या बेटर देन आई डू बोल सकते हैं। ग्रामेटिकली करेक्ट है ये इस तरीके से बोलना। कई लोग बेटर देन मी भी बोल देते हैं, बट अगर आप ग्रामर पे जाएं, इंग्लिश ग्रामर पे, तो बोलने का सही तरीका है यू क्लीन द हाउस बेटर देन आई डू। ठीक है, अब जैसे हम इस तरीके से बोलते हैं बेटर देन आई, बेटर देन मी, ये सब क्या बताते हैं, आप कंपैरिजन कर रहे हैं किसी चीज में, तो इनको कंपैरेटिव स्टेटमेंट कहते हैं। अब ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य है और उसमें कंपैरेटिव स्टेटमेंट है। मतलब देखते हैं, यू क्लीन मतलब तुम करते हो क्लीन, द हाउस यानी घर को, बेटर देन आई डू मतलब मैं जैसे करता हूँ ना, उसके कंपैरिजन में तुम हाउस को अच्छे से क्लीन करते हो, यहाँ कंपैरिजन है। नेक्स्ट देखिए, सिमिलर टाइप का सेंटेंस देखते हैं ताकि और अच्छे से हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं इस स्टेटमेंट के बारे में। देखिए नेक्स्ट क्या है, तुम्हारे जैसे इस घर को कोई साफ नहीं कर सकता है। अगेन कंपैरिजन है कि जैसे तुम करते हो साफ, वैसे और कोई नहीं कर सकता। ठीक है ना, इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, नो वन एल्स कैन क्लीन दिस हाउस लाइक यू डू। ठीक है, अगेन कंपैरिजन है। इसका क्या मतलब है कि इस घर को जब दूसरे क्लीन करते हैं और तुम क्लीन करते हो, उसमें बेटर जो है ना वो तुम ही हो, है ना, और कोई नहीं कर सकता। सो नो वन एल्स मतलब कोई और नहीं, कैन क्लीन दिस हाउस इस घर को साफ कर सकता है, लाइक यू डू जैसा तुम करते हो। सो कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स को याद रखिएगा, ये दोनों इसी तरीके से बोले जाते हैं।
वाइफ कहती तुम्हारे पास ही उस मेज पर पानी का एक जग है, उठो और खुद ले लो। इंग्लिश में वो कह सकती है यू हैव अ जग ऑफ वाटर राइट नेक्स्ट टू यू ऑन दैट टेबल, गेट अप एंड हेल्प योरसेल्फ। देखिए यू हैव पोजेशन ओनरशिप को बताता है हैव का यूज। यू हैव अ जग ऑफ वाटर, पानी का एक जग तुम्हारे पास है। कहाँ पर है? राइट नेक्स्ट टू यू। नेक्स्ट टू यू का क्या मतलब होता है? तुम्हारे बगल में। राइट लगा दिया उसके आगे, राइट नेक्स्ट टू यू मतलब बिल्कुल तुम्हारे पास ही में है। ऑन दैट टेबल, टेबल के ऊपर है, टेबल की सरफेस को टच कर रहा है, इसीलिए हमने लिखा है ऑन दैट टेबल। ये ऑन जो है प्रिपोजिशन है। गेट अप यानी उठो, उठ खड़े हो जाओ, गेट अप का मतलब ये होता है। एंड हेल्प योरसेल्फ। अब हेल्प योरसेल्फ क्या होता है? आप कभी किसी रेस्टोरेंट वगैरह में जाते होंगे तो आपने नोटिस किया होगा, वहां पे लिखा रहता है हेल्प योरसेल्फ, मतलब खाना जो है आप ले सकते हैं, प्लेट में खाइए और प्लेट को वापस से डाल दीजिए। हेल्प योरसेल्फ मतलब किसी भी चीज को खुद करने के लिए इनवाइट करना, कि आप अपना काम कर लीजिए जैसा आपको पसंद है। स्पेशली खाना खाने के वक्त ये चीजें ज्यादा यूज आती है कि हेल्प योरसेल्फ, अपने आप लीजिए जो भी आपको पसंद है और उसके बाद प्लेट को डाल दीजिए डस्टबिन में या जहां पर भी आपको डालना है। सो हेल्प योरसेल्फ। अब देखिए हस्बैंड क्या कहता है, मैं बिना किसी ग्लास के पानी कैसे पीऊं? इंग्लिश में वो कह सकता है हाउ कैन आई ड्रिंक वाटर विदाउट एनी ग्लास। हाउ कैन आई, सबसे पहले इस फ्रेज को देखते हैं। हाउ कैन आई मतलब मैं कैसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। कैसे करूँ, कैसे कर सकता हूँ, ठीक है ना, कैसे कर पाऊंगा वो वाला सेंस है। हाउ कैन आई ड्रिंक वाटर मतलब मैं कैसे पानी पी सकता हूँ। विदाउट एनी ग्लास, विदाउट का क्या मतलब है? बिना। एनी यानी किसी, ग्लास यानी ग्लास के। सो हाउ कैन आई ड्रिंक वाटर विदाउट एनी ग्लास, मुझे पानी और एक ग्लास दोनों चाहिए। अब देखिए ये जो सेंटेंस है ना, देखिए क्या है, बहुत स्पेशल है। आई वॉन्ट बोथ वाटर एंड अ ग्लास। देखिए आई वॉन्ट बोथ, यहाँ बोथ और एंड का यूज है, मतलब उसको दोनों चीजें चाहिए, पानी भी चाहिए ग्लास भी चाहिए। तो क्या लिखा? आई वॉन्ट यानी मुझे चाहिए, आई नीड भी लिख सकते हैं। बोथ यानी दोनों, वाटर पानी, एंड अ ग्लास और एक ग्लास। आई वॉन्ट बोथ वाटर एंड अ ग्लास। सो हमारा जो सेंटेंस है उसमें स्पीकर का डिजायर एक्सप्रेस करता है वो कि मुझे दोनों चीजें चाहिए, तो ये बोथ और एंड का यूज है। अब देखिए वाइफ कहती है क्या तुम 2 साल के बच्चे हो जो बिना किसी ग्लास के पानी नहीं पी सकते? अब देखिए ये यस और नो टाइप का क्वेश्चन हो गया प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट की ही बात चल रही है। तो अब इंग्लिश में हम बोल सकते हैं आर यू अ 2 year old चाइल्ड हु कान ड्रिंक वाटर विदाउट अ ग्लास। देखिए आर यू, क्या तुम हो, ये वाला सेंस है। आर यू नॉट, क्या तुम हो क्या तुम नहीं, इस तरीके से बोलते हैं। तो आर यू यानी क्या तुम हो, अ 2 year old चाइल्ड यानी 2 साल के बच्चे, हु कैनॉट ड्रिंक वाटर जो पानी नहीं पी सकता, विदाउट अ ग्लास यानी ग्लास के बिना। अब यहाँ जो हु है ना, वो क्वेश्चन वर्ड हु वाला मतलब कौन वाला हु नहीं है, ये प्रोनाउन है जो बताता है चाइल्ड के बारे में। चाइल्ड हु मतलब ऐसे बच्चे जो पानी नहीं पी सकते, वो वाला सेंस है, जो वाला। तो ये हु हो गया प्रोनाउन। आर यू अ 2 year old चाइल्ड हु कैन नॉट ड्रिंक वाटर विदाउट अ ग्लास। वाइफ आगे बताती है मुझे बहुत सारे बर्तन धोने हैं। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? आई हैव अ लॉट ऑफ डिशेस टू वॉश। सबसे पहले हम देखते हैं कि डिशेस क्या होती है। देखिए डिशेस जो होती है ना, ये सारे हमारे जो आइटम्स होते हैं किचन में, प्लेट्स बोल्स कप्स और जो भी आइटम जो हम खाना सर्व करने के लिए या खाने के लिए यूज करते हैं उन्हें डिशेस कहते हैं। अगर हमें कहना है कि हमें वॉश करना है इन बर्तनों को तो हम क्या कहते हैं? डूइंग द डिशेस। ये वर्ब हो गया, मतलब इसका यूज इस तरीके से कर सकते हैं। तो इसका मतलब है खाना खाने के बाद आपको बर्तन जो धोने पड़ते हैं, तो आई एम डूइंग द डिशेस मतलब मैं बर्तन धो रही हूँ। अब हम यहाँ क्या कह रहे हैं? आई हैव अ लॉट ऑफ डिशेस। अ लॉट मतलब बहुत सारी, मेरे पास बहुत सारे बर्तन है, टू वॉश यानी वॉश करने के लिए। ये नौकरानी भी इन दिनों मुझे पागल किए जा रही है या कर रही है। देखिए ये कैसा सेंटेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस है, मतलब ये एक्शन पास्ट में भी चल रहा था, अभी भी प्रेजेंट है और हो सकता है फ्यूचर में भी कंटिन्यू होगा, है ना। वो पागल किए जा रही है, उसका ये पैटर्न चालू है। तो हम कैसे बनाएंगे इसे? दिस मेड हैज ऑल्सो बीन ड्राइविंग मी क्रेजी दीज डेज। देखिए हैज ऑल्सो बीन ड्राइविंग, है ना, हैज बीन ड्राइविंग मी क्रेजी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस। ठीक है, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों इसमें शामिल है। दिस में मतलब ये नौकरानी। ऑल्सो का यूज भी, हैज ऑल्सो बीन ड्राइविंग मी मतलब ये भी मुझे कर रही है, क्या? ड्राइविंग मी क्रेजी यानी पागल कर रही है। टू ड्राइव समवन क्रेजी मतलब किसी को पागल बनाना। सो ये मुझे पागल बनाई जा रही है, दीज डेज यानी इन दिनों।
So this maid has also been driving me crazy these days. आजकल बहुत छुट्टियां ले रही है, पूरा किचन जो है वो गंदा पड़ा है। तो इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? She is taking so many leaves recently. The whole kitchen is a mess. देखिए, she is taking present continuous का tense, मतलब वो ले रही है, वर्तमान में कोई प्रक्रिया चालू है, पास में स्टार्ट हुई पर अभी भी चालू है। So she is taking मतलब वो ले रही है। So many leaves यानी बहुत सारी छुट्टियां, recently यानी अभी कुछ दिनों से या अभी अभी, है ना, लेने लगी है। The whole kitchen यानी पूरा किचन, whole यानी complete, is a mess. mess क्या होता है? गंदगी है, वहां पर सब बिखरा पड़ा है, वो मेसी सिचुएशन, सो इज अ मेस। चिपचिपी गंदगी रसोई के काउंटर पर जमी हुई है, वॉश बेसिन गंदे बर्तनों से भरा हुआ है। इंग्लिश में हम क्या कह सकते हैं? स्टिकी गंक हैज accumulated on the kitchen counter. The wash basin is full of dirty dishes. सबसे पहले मैं बताती हूँ गंक का मतलब। गंक होता है गंदगी, ठीक है ना। स्टिकी मतलब चिपचिपा, जो स्टिक कर जाए। स्टिक आपने देखा होगा, एक स्टिक आती है ग्लू स्टिक, मतलब क्या है? चिपकाने वाली ग्लू स्टिक है। तो स्टिकी यानी चिपचिपा सा होता है, याद रखिएगा। अक्यूमुलेट, अक्यूमुलेट मतलब क्या होता है? इकट्ठा हो जाना, मतलब कोई चीज कहीं पर इकट्ठी हो जाए, बहुत सारी मात्रा में हो जाए तो उसे अक्यूमुलेशन कहते हैं, अक्यूमुलेट होना। और किचन जो होता है, उसका स्लैब जो होता है उसे किचन काउंटर कहते हैं या काउंटर टॉप कहते हैं। सो किचन काउंटर इसको कहा जा सकता है। तो हमारा सेंटेंस बना, स्टिकी गंक यानी चिपचिपी गंदगी हैज अक्यूमुलेटेड, मतलब अक्यूमुलेट हो चुकी है, इकट्ठी हो चुकी है। हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कहाँ पर हो चुकी है? ऑन द किचन काउंटर, क्योंकि किचन काउंटर के ऊपर हुई है इसीलिए हमने ऑन प्रीपोजिशन का यूज किया। द वॉश बेसिन यानी वॉश बेसिन जो है इज फुल ऑफ डर्टी डिशेस। डर्टी डिशेस यानी गंदे बर्तन, इज फुल ऑफ मतलब भरे हुए हैं। द वॉश बेसिन इज फुल ऑफ डर्टी डिशेस। कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ता है और वाइफ कहती, तुम कीचड़ से भरी चप्पलें पहनकर घर में घूम रहे हो और हर जगह पैरों के निशान छोड़ रहे हो। इंग्लिश में हम क्या बोल सकते हैं? यू आर वॉकिंग अराउंड द हाउस wearing muddy slippers and you are leaving behind footprint marks everywhere. देखिए, समझाने की कोशिश करती हूँ, ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, यू आर वॉकिंग। यू क्या है यहाँ पर? यू है सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट जो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब क्या कर रहा है वो? तुम चल रहे हो, प्रेजेंट मोमेंट पे भी चल रहे हो, तो ये कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। यू आर वॉकिंग, यू के साथ तो आर ही वर्ब आएगी। आई एम वॉकिंग होता है, यू आर वॉकिंग होता है, यू एम वॉकिंग नहीं होता। सो यू आर वॉकिंग, तुम चल रहे हो। कहाँ पर चल रहे हो? पूरे घर में। तो अराउंड द हाउस, जब आपको ऐसा बताना हो, ऐसी प्रपोजिशन यूज करनी हो जो आपको बताना है कि घर में पूरी तरह घूम रहे हो, पूरी जगह पर, तो आप अराउंड द हाउस लिखते हैं। इसका मतलब है चारों तरफ, पूरे घर में। सो अराउंड यहाँ प्रपोजिशन हुई। वेयरिंग मडी स्लीपर्स, कैसे चल रहा है वो? पहने हुए, इसीलिए हमने वेयरिंग लिखा है। वेयरिंग मडी स्लीपर्स यानी ये बताता है कि पर्सन जो है उसने पाँवों में चप्पल पहन रखी है और वो मड से भरी हुई है। वेयरिंग मडी स्लीपर्स, ठीक है। स्लीपर्स क्या हो गई? चप्पल। एंड यू आर लिविंग, एंड क्या हो गया यहाँ पर? कंजंक्शन हो गया, जो कनेक्टिंग सेंटेंसेस, दो कनेक्ट सेंटेंसेस है उनको कनेक्ट कर रहा है। एंड यहाँ पर कनेक्टिंग वर्ड हो गया। यू आर लिविंग और तुम छोड़ रहे हो। बिहाइंड यानी पीछे, ये अगेन जैसे अराउंड प्रपोजिशन थी वैसे ही बिहाइंड भी प्रपोजिशन है। बिहाइंड यानी पीछे की तरफ। तो यू आर लिविंग बिहाइंड मतलब तुम पीछे छोड़ रहे हो फुटप्रिंट मार्क्स। फुटप्रिंट मार्क्स क्या होता है? पैरों की निशान। और कहाँ छोड़ रहा है? एवरीवेयर यानी हर जगह। एवरीवेयर का मतलब होता है हर जगह। सो यू आर वॉकिंग अराउंड द हाउस वेयरिंग मडी स्लीपर्स एंड यू आर लीविंग बिहाइंड फुटप्रिंट मार्क्स एवरीवेयर। मैंने तुमसे केवल एक सिंपल चीज करने को कहा था। मैंने तुम्हें ऊपर रैक पर रखे आटा के डब्बे को बाहर निकालने को कहा था, लेकिन तुमने उसे जमीन पर गिरा दिया। तीन डिफरेंट सेंटेंसेस हैं, देखते हैं कैसे बोल सकते हैं। आई आस्क्ड यू टू डू वन सिंपल थिंग। देखिए, आई आस्क्ड यू मतलब मैंने तुमसे पूछा था, मैंने तुमसे कहा था, ये वाला मीनिंग निकलता है आई आस्क्ड यू, है ना। टू डू वन सिंपल थिंग, टू डू यहाँ क्या वर्ब है, मतलब करने के लिए। वन सिंपल थिंग यानी एक आसान सी चीज। आई रिक्वेस्टेड यू मतलब मैंने तुमसे रिक्वेस्ट की थी, है ना। टू टेक आउट यानी निकालने के लिए द फ्लावर कंटेनर। फ्लावर क्या होता है? आटा। कंटेनर यानी डब्बा।
सो आटे के डिब्बे को निकालने के लिए बोला था। अब आगे देखिए सेंटेंस बढ़ रहा है। केप्ट ऑन द अपर रैक, जो फ्लावर कंटेनर है ना, कहाँ रखा था वो बताया हमने। केप्ट यानी रखा था या रखा हुआ था। ऑन द अपर रैक, अपर यानी ऊपर, रैक यानी जो स्लैब बने होते हैं ना उसके ऊपर। तो मैंने तुमसे कहा था कि फ्लावर कंटेनर को निकाल दो जो अपर रैक पर रखा था। नेक्स्ट देखिए, इंस्टेड यू ड्रॉप्ड इट ऑन द फ्लोर। इंस्टेड क्या होता है? इंस्टेड का मतलब है पर क्या किया तुमने, वो बताने वाला मीनिंग है। इसके बजाय तुमने किया क्या? यू ड्रॉप्ड इट। ड्रॉप मतलब गिरा देना, ड्रॉप्ड यानी गिरा चुका है, गिरा दिया था। यू ड्रॉप्ड इट यानी तुमने गिरा दिया ऑन द फ्लोर, फ्लोर के ऊपर या फर्श के ऊपर। वाइफ कहती है मैं खुद कर सकती थी। तो इसका मतलब क्या निकला? मैं कर तो सकती थी पर मैंने एक्चुअली किया नहीं। प्रेजेंट सिचुएशन को देखें तो ये सिर्फ हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि ऐसा किया जा सकता था पर एक्चुअली में हुआ नहीं। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे बोलते हैं? आई कुड हैव डन इट माई सेल्फ। कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। आई कुड हैव डन, डू की थर्ड फॉर्म डन है, मतलब मैं कर सकती थी। इट यानी इसे, माई सेल्फ यानी मैं खुद। सो मैं खुद इसे कर सकती थी, तो कुड हैव डन का यूज याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, लेकिन वो इतना ऊपर था कि मैं पहुंच नहीं सकती थी। तो इंग्लिश में हम कहेंगे बट द कंटेनर वॉज सो हाई अप दैट आई कुड नॉट रीच इट। बट यानी लेकिन, कनेक्टिंग सेंटेंस है तो हमें बताना पड़ेगा, लेकिन का यूज है तो बट बताना ही पड़ेगा। द कंटेनर मतलब जो डब्बा था, वॉज यानी था, सो हाई अप यानी इतना ऊंचा, सो लगा दिया ना, हाई अप यानी ऊंचा, सो हाई अप यानी इतना ऊंचा, दैट मतलब कि आई कुड नॉट रीच इट, मैं नहीं पहुंच सकती थी। आई वॉज नॉट एबल टू रीच इट, कुड का मतलब ये है, आई वॉज नॉट एबल टू रीच इट। नेक्स्ट देखिए, अब पूरे फर्श पर आटा बिखर गया है। और प्रेजेंट सिचुएशन में क्या है? आटा बिखरा हुआ है। तो इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? नाउ देर इज फ्लावर स्प्रेड ऑल ओवर द फ्लोर। नाउ यानी अब, देर इज फ्लावर मतलब वहां आटा है, फ्लावर मतलब आटा, स्प्रेड यानी बिखरा हुआ। स्प्रेड का मतलब होता है बिखरा या बिछा हुआ। कैसे है? ऑल ओवर यानी हर जगह, ऑल ओवर का मतलब हर एक स्पेस को कवर कर रखा है, द फ्लोर यानी फर्श पर। सो नाउ देयर इज फ्लावर स्प्रेड ऑल ओवर द फ्लोर। नेक्स्ट देखिए, आटा पानी के साथ मिल गया है और पेस्ट बन गया है। तो इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? द फ्लावर गॉट मिक्सड विद द वाटर एंड टर्न्ड इनटू अ पेस्ट। द फ्लावर यानी आटा, गॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिक्स्ड यानी मिल चुका है, मिल गया है, इस तरीके का सेंस है। विद द वाटर, विद प्रिपोजिशन हो गई मतलब साथ में, किसके? द वाटर यानी पानी के साथ में। एंड टर्न्ड इनटू मतलब द फ्लावर टर्न्ड इनटू, मतलब टर्न इनटू मतलब चेंज हो जाना, बदल जाना। तो फ्लावर जो था अब किस में टर्न इनटू हो गया है? अब पेस्ट यानी पेस्ट बन गया है। नेक्स्ट देखिए, अब ये पैरों में चिपक रहा है। तो इंग्लिश में हम कहेंगे नाउ इट इज स्टिकिंग टू द फीट। देखिए स्टिक का क्या मतलब होता है? चिपकना। स्टिकी चिपकने वाला, स्टिकिंग मतलब चिपक रहा है। स्टिक उसके आगे आईएनजी लगा दिया तो चिपक रहा है, वो वाला सेंस आ जाएगा। सो नाउ यानी अब, इट इज स्टिकिंग यानी ये चिपक रहा है, टू द फीट यानी पांवों पर। फुट जो होता है वो सिंगुलर फॉर्म होता है पांव के लिए, और अगर दोनों पांव की बात करें तो फीट लिखते हैं जो कि प्लूरल फॉर्म है। सो नाउ इट्स स्टिकिंग टू द फीट। अब वाइफ कहती है मुझे मक्खन लगाना बंद करो, आओ मेरी मदद करो। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? स्टॉप बटरिंग मी, कम एंड हेल्प मी। स्टॉप इट सिंपल सा इंस्ट्रक्शन है, इसे बंद करो, इसे रोक दो, मत करो। स्टॉप बटरिंग मी मतलब मुझे बटर करना बंद करो, मक्खन लगाना बंद करो। ये एक एक्सप्रेशन है जो इसी तरीके से बोला जाता है, स्टॉप बटरिंग मी, मुझे मक्खन मत लगाओ, मुझे मक्खन लगाना बंद करो। कम यानी आओ, एंड हेल्प मी और मेरी मदद करो, कम एंड हेल्प मी। नेक्स्ट देखिए, बाथरूम से एक वाइपर ले आना, ये इंस्ट्रक्शन हुआ। तो इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? ब्रिंग अ वाइपर फ्रॉम द बाथरूम। ब्रिंग यानी ले आना, ब्रिंग का क्या मतलब होता है? लाना। अब वाइपर यानी वाइपर ले आना, फ्रॉम द बाथरूम। अब फ्रॉम क्या हो गया? प्रिपोजिशन, मतलब कहाँ से लाना है वो बताने के लिए फ्रॉम का यूज हुआ। फ्रॉम द बाथरूम यानी बाथरूम से। मैं पाइप से पानी डालूंगी और तुम वाइपर से पानी को ढकेलना। इंग्लिश में हम कहेंगे आई विल पोर वाटर फ्रॉम द पाइप एंड यू कैन पुश द वाटर विद द वाइपर। आई विल यानी मैं करूंगी, फ्यूचर का टेंस है, विल और शेल का यूज आया है। आई विल यानी मैं करूंगी क्या? पोर वाटर। पोर क्या होता है? पोर मतलब किसी लिक्विड को जब हम ऊपर से नीचे डालते हैं ना,
उसे पोर करना कहा जाता है। जैसे हम जग से वाटर पोर करते हैं इनटू एनीथिंग लाइक इनटू अ ग्लास। सो आई विल पोर वाटर मतलब मैं पानी डालूंगी फ्रॉम द पाइप यानी पाइप से। एंड यू कैन पुश द वाटर और तुम क्या कर सकते हो, तुम वाटर को धकेल सकते हो, धक्का दे सकते हो विद द वाइपर यानी वाइपर से, वाइपर को यूज करके। नेक्स्ट देखिए, थोड़ी डिटर्जेंट डालकर फर्श साफ कर देते। देखिए अब वो सजेस्ट कर रही है, अगेन रिक्वेस्ट या सजेशन है, तो इसको क्या कहते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस। बहुत ही सिंपल है, कभी भी आप सजेशन दें, रिक्वेस्ट करें, ऑर्डर दें, उसको इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे, लेट्स क्लीन द फ्लोर बाय एडिंग सम डिटर्जेंट। लेट्स क्या है यहाँ पर, लेट्स यानी लेट अस, उसका कॉन्ट्रैक्शन है। उसका मतलब क्या है, जहां पर जितने भी लोग हैं ना, सारों की बात कर रहे हैं, उनको सबको इंक्लूड करके कह रहे हैं लेट्स क्लीन द फ्लोर। मतलब आओ हम क्या करते हैं, फ्लोर को क्लीन कर देते हैं। कैसे कर देते हैं, बाय एडिंग यानी ऐड करते हुए, मिलाते हुए, सम डिटर्जेंट यानी थोड़ा डिटर्जेंट। डिटर्जेंट क्या होता है, जो आपका सर्फ वगैरह होता है ना, जो आप कपड़े धोने के लिए यूज करते हैं, उसे डिटर्जेंट कहते हैं। सो लेट्स क्लीन द फ्लोर बाय एडिंग सम डिटर्जेंट। अब हस्बैंड का कहना है डिटर्जेंट जमीन को चिकना बना देता है और पानी और डिटर्जेंट का मिक्स बाथरूम में बहुत खतरनाक हो सकता है। बात तो सही है, इंग्लिश में क्या कहेंगे, डिटर्जेंट मेक्स द फ्लोर स्लिपरी। देखिए डिटर्जेंट यानी कपड़े धोने का पाउडर, मेक्स, मेक के साथ एस या ई एस जब हम लगाते हैं, उसका मतलब क्या है, वर्तमान की बात करें, प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, मतलब डिटर्जेंट बनाता है, बना देता है द फ्लोर यानी फर्श को, स्लिपरी यानी चिकना या फिसलने वाला। स्लिपरी का क्या मतलब है, फिसलने वाला। सो डिटर्जेंट मेक्स द फ्लोर स्लिपरी। नेक्स्ट देखिए, and the combination of water and detergent in the bathroom can be very dangerous। and क्या है, कंटिन्यूएशन में सेंटेंस है इसीलिए and लगाया गया है, क्योंकि और बताना है हमें। द कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन क्या होता है, मिक्स, किसी चीज, दो चीज हैं उनका मिक्स, दो या दो से ज्यादा चीजें कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर एंड डिटर्जेंट यानी वाटर और डिटर्जेंट का जो कॉम्बिनेशन है ना, इन द बाथरूम यानी बाथरूम में, कैन बी वेरी डेंजरस। वेरी डेंजरस यानी बहुत ही खतरनाक, कैन बी यानी हो सकता है। सो डिटर्जेंट मेक्स द फ्लोर स्लिपरी एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर एंड डिटर्जेंट इन द बाथरूम कैन बी वेरी डेंजरस। नेक्स्ट देखिए, तुम बस सब छोड़ो और मेरे लिए थोड़ा जूस बनाओ। तो इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, जस्ट लीव ऑल दिस एंड मेक सम जूस फॉर मी। जस्ट यानी हमने बताना, बताया है, एम्फेसिस डाला है, ठीक है, ये सब छोड़ दो, जस्ट लीव ऑल दिस, सब छोड़ दो बस, ये वाला सेंस है। एंड मेक सम जूस, एंड थोड़ा जूस मेरे लिए बनाओ, फॉर मी यानी मेरे लिए, सम जूस बोला मतलब थोड़ा जूस बनाना है। अब वाइफ क्या कहती है, तुम मुझे अब गुस्सा दिला रहे हो, उठो और खुद ही पानी ले लो। अब हम क्या कहेंगे इंग्लिश में, यू आर रियली इरिटेटिंग मी नाउ, गेट अप एंड गेट द वाटर योरसेल्फ। देखिए यू आर, रियली हमने लगाया, रियली मतलब सच में, रियली इतना वास्तव में, वो वाला सेंस है। यू आर इरिटेटिंग मी मतलब तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, इरिटेट कर रहे हो, नाउ यानी अब, गेट अप यानी उठ के खड़े हो जाओ। गेट अप का क्या मतलब होता है, उठना और खड़े हो जाना। एंड गेट द वाटर, गेट का क्या मतलब है यहाँ पर, पानी को ले आओ, ले लो, योर सेल्फ यानी तुम खुद। नेक्स्ट देखिए, क्या तुम इतना भी नहीं कर सकते, क्या तुम सोचते हो मैं एक रोबोट हूँ। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, can't you even do that much, do you think I am a robot। देखिए can't you even do, even यहाँ पे एम्फेसिस डालता है कि इतना भी, can't you even do मतलब क्या इतना भी नहीं कर सकते। अब देखिए can you मतलब क्या तुम कर सकते हो, ये वाला सेंस होता है। आपने can के साथ not लगा दिया, can't you क्या नहीं कर सकते, aren't you able to ये वाला सेंस है। can't you even do मतलब क्या तुम नहीं कर सकते, that much यानी इतना भी। do you think क्या तुम सोचते हो, देखिए डू यू थिंक, डू से सेंटेंस हमारा शुरू हुआ है, मतलब क्या तुम सोचते हो। आई एम अ रोबोट कि मैं रोबोट हूँ। सो कांट यू इवन डू दैट मच, डू यू थिंक आई एम अ रोबोट। नेक्स्ट है, मुझे इस समय तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है। तो इंग्लिश में हम कहेंगे आई एम रियली एंग्री विद यू राइट नाउ। देखिए जब गुस्सा होने की बात आती है, गुस्सा, उसे वर्ड जो बताया गया है उसके लिए वो है एंगर, रैथ या फ्यूरी। इन सब में से कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, हमने यहाँ पर एंगर लिया है, एंगर मतलब गुस्सा। टू बी एंग्री
ठीक है ना। टू बी एंग्री विद समवन मतलब किसी के साथ गुस्सा होना, किसी पर गुस्सा होना, उसका मतलब ये है टू बी एंग्री विद समवन। अब राइट नाउ का क्या मतलब है? राइट नाउ मतलब अभी, इसी मोमेंट पर, इसी समय। सो आई एम मतलब मैं हूँ रियली एंग्री। रियली एंग्री क्या मतलब है? बहुत ही ज्यादा गुस्सा, सच में बहुत गुस्सा हूँ। विद यू यानी तुम्हारे साथ, राइट नाउ यानी अभी। आई एम रियली एंग्री विद यू राइट नाउ। सो आज के लेसन में इतना ही। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा और बहुत यूजफुल रहेगा आपके लिए। प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।